हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, जलवायु और अनुकूलन। ठीक। क्लाइमेट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जलवायु का सभी जीवधारियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। Animals are adapted to survive in the condition in which they live. जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। ठीक है। एनिमल्स उन परिस्थितियों में जीने के लिए अनुकूल होते हैं जिनमें वे रहते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट possess special features to protect themselves against the extreme cold and heat. अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड और हीट से बचाने के लिए इनके अंदर विशेष गुण होते हैं, हॉटनेस से बचाने के। ठीक। मतलब ये है कि एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट, एनिमल्स जो रहते हैं बहुत अधिक ठंडे या गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में, उनके अंदर स्पेशल फीचर्स होते हैं, स्पेशल विशेषताएं पाई जाती हैं जिससे वे खुद को इस एक्सट्रीम कोल्ड, इस अत्यधिक ठंड और गर्मी से बचा सकें। ठीक है। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन। ठीक है। चैप्टर 9 आपकी क्लास 6 की जो साइंस बुक है उसमें डेफिनेशन दी हुई है एडेप्टेशन की। फीचर्स एंड हैबिट्स that help animals to adapt to their surroundings are a result of the process of evolution. Features वे सभी गुण और लक्षण, features and habits that help animal, जो जंतुओं की मदद करती हैं कि वे अनुकूल हो जाएं अपनी सराउंडिंग के लिए, इसी को कहते हैं हम विकास, इवोल्यूशन। विकास की प्रक्रिया कहा जाता है इसको। ठीक है। विशेषताएं या गुण जो जंतुओं को उनकी सराउंडिंग में रहने के लिए अनुकूलित करते हैं, जिसका रिजल्ट होता है इवोल्यूशन या विकास। इन चैप्टर 9 you will learn about the effect of weather and climate on soil. In chapter 9 में आप पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु का प्रभाव मिट्टी पर या मृदा पर मौसम या जलवायु का प्रभाव आप चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। Here we will study the effect of climate on animal only. यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं, हम केवल यहाँ पे पढ़ेंगे जलवायु का प्रभाव जंतुओं पर जलवायु का प्रभाव पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम बस केवल। इन क्लास 6 you have read about adaptation of animal to, क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं एनिमल्स में एडेप्टेशन टू सर्टेन हैबिटेट्स, कुछ निश्चित वास स्थान में एनिमल्स में एडेप्टेशन के बारे में आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। एज एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट कंडीशन वी डिस्कस ओनली एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे केवल उन जंतुओं के बारे में करेंगे जो ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र में रहते हैं, वर्षा वन में रहते हैं, केवल उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक। एज द नेम सजेस्ट दैट पोलर रीजन
आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, जैसे कि पोलर रीजन यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र से ही, इनके नाम से ही हमें अनुमान लग रहा है कि यह वह क्षेत्र है यानी कि ध्रुवों के पास के एरिया, यानी कि वह क्षेत्र जो ध्रुवों के पास होता है उसे हम पोलर रीजन कहते हैं, जिसमें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। सम वेल नोन कंट्रीज that belong to the polar region are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA and Siberian region of Russia। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र, कुछ ध्रुवीय क्षेत्र जिनसे हम अच्छे से परिचित हैं, हाँ, जैसे कि कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरिया क्षेत्र। Examples of some countries where the tropical rainforests are found are India। ठीक है, भारत में अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम कुछ कंट्रीज़ का, जैसे कि जिनमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो भारत में हम मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ठीक है, हमारा रेन फॉरेस्ट की बात करूँ तो हमारा भारत है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, रिपब्लिक कांगो, केनिया, युगांडा और नाइजीरिया, कुछ ऐसे देश हैं। ठीक, समझ में आ गया जी? कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, कुछ देशों के एग्जांपल दिए हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन जहाँ पाए जाते हैं उनका एग्जांपल दिया है, जिसमें इंडिया आता है, हमारे यहाँ का इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक कांगो, केनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया। ठीक है, चलिए जी, फिर एक्टिविटी 7.2 को देखते हैं। एक्टिविटी 7.2, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, मार्क द पोलर रीजन इन द ब्लू, सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन इन रेड। विश्व का मानचित्र लीजिए, ध्रुवीय क्षेत्र को नीले रंग से दिखाइए, इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को आप लाल रंग से दिखाइए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं द पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र। द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। ध्रुवीय क्षेत्रों में एक्सट्रीम क्लाइमेट या मतलब होगा यानी कि चरम जलवायु पाई जाएगी, यानी कि जो क्लाइमेट है वो बहुत हाई होगा। The region are covered with snow and it is very cold for most part of the year। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यह वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में बहुत अधिक सर्दी रहती है। देखिए, ये जो रीजन होते हैं ये ज़्यादातर बर्फ़ से ढके रहते हैं और पूरी साल की बात करूँ तो साल के अधिकांश भाग में तो यहाँ पे सर्दी ही रहती है। For 6 months the sun does not set at the poles, while for the other 6 months the sun does not rise। देखो कितनी बड़ी बात है, ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी के 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता, यानी कि 6 महीने तक तो सूर्य अस्त ही नहीं होगा, बाकी के 6 महीने तक सूर्य उदय ही नहीं होता, तो बड़ा खतरनाक है भाई। इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेंटीग्रेड। ओहो, सर्दियों के दिनों में तो यहाँ का तापमान -37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है।
Animals living there have adapted to these सर्व कंडीशन। यहाँ रहने वाले जंतु इस चरम स्थिति के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। Let us see how they are adapted by considering the example of polar bear and penguins। चलिए आइए देखते हैं कि ध्रुवीय भालू जो पोलर बियर और पेंगुइन के उदाहरण, ये जानने का प्रयास करें कि वे किस प्रकार वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ये जो पोलर बियर है और पेंगुइन है वहाँ की जलवायु के लिए किस तरीके से एडेप्टेड होते हैं। पोलर बियर की बात करूँ मैं, यानी कि ध्रुवीय भालू, have white fur so that they are not easily visible in the snow, white background। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पे सफ़ेद बाल पाए जाते हैं, फर पाए जाते हैं, और दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन स्नो वाइट बैकग्राउंड, और ये बर्फ़ में, जिससे कि ये बर्फ़ की सफ़ेद जो बैकग्राउंड होता है उसमें आसानी से विजुअल नहीं होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर, तो ये अपने जो शिकारी होते हैं, शिकारियों से अपनी रक्षा कर लेते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे, और शिकार को पकड़ने में भी सहायता करता है। ये जब वाइट बैकग्राउंड होगा तो ये दिखाई नहीं देगा किसी को, तो ये अपनी भी रक्षा हो जाती है इनकी, और इन्हें कोई शिकार पकड़ना होता है तो उसको भी पकड़ लेते हैं। ठीक, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर। देखिए, इतनी अत्यधिक शीत से बचाने के लिए इनके बालों पर दो मोटी परतें होती हैं, बालों की दो मोटी परतें होती हैं। दे आल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, और स्किन के नीचे वसा की एक परत भी होती है। इनफैक्ट दे are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से इंसुलेटेड होता है, शीतरोधित होता है, कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप जो है और अधिक ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए, आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। ठीक, चलें आगे। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटीज कूलिंग। समझे? हाँ, एक मिनट, ये रह गया। दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफ्टन टू अवॉइड गेटिंग ओवरहीट, और ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर रेस्ट पे रहते हैं ताकि ओवरहीट ना हो जाए। फिज़िकल एक्टिविटी की बात करूँ मैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग। देखिए, गर्म मौसम में ये फिज़िकल एक्टिविटी के बाद ध्रुवीय भालू को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। जो गर्मी के दिन हो जाएंगे तो वही इन फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, ये शिकार को पकड़ेंगे, इधर उधर आएंगे जाएंगे, तो इनका शरीर क्या होगा, गर्म हो जाएगा, जिससे इनको क्या करना होगा, खुद को ठंडा करना होगा। सो पोलर बियर्स गोस फॉर स्विमिंग, इसके लिए समुद्री भालू जो होते हैं वो जल में तैरते रहते हैं। ठीक है, जल में तैरने के लिए चले जाते हैं। इट इज़ ए गुड स्विमर, ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं। इट्स पाव आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट आल्सो वॉक टू ईजी इन द स्नो। इनके जो पंजे होते हैं ये चौड़े और बड़े होते हैं, जो ना केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं बल्कि उन्हें बर्फ़ में चलने के लिए भी सहायक होते हैं। ठीक है, बर्फ़ में चलने में भी इनकी सहायता करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों?
ठीक। While swimming underwater, it can close its nostril and can remain underwater for long duration। ठीक है। तैरते समय ये अपने नॉस्ट्रिल को बंद करके लंबे समय के लिए पानी के अंदर रह सकते हैं। नॉस्ट्रिल को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। ध्रुवीय बालों में सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज व पकड़ सकते हैं। We can understand the adaptation of polar bear with the help of the flowchart shown in the figure 7.3। ठीक है। we can understand हम समझ सकते हैं पोलर बियर में एडेप्टेशन को हम फॉलोइंग फ्लो चार्ट द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, आसानी से समझा जा सकता है। चार्ट बना हुआ है यहाँ पे देखिए पोलर बियर का। वाइट फर इज़ नॉट ईजी विजिबल इन द स्नो ही वाइट बैकग्राउंड। देखिए सफ़ेद फर होने की वजह से, बाल होने की वजह से वाइट बैकग्राउंड में ये आसानी से विजुअल नहीं होते। इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, बहुत अच्छी सेंस ऑफ स्मेल होती है। और सेंस ऑफ इट हेल्प टू बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, जिसकी वजह से ये हेल्प करता है, यानी कि अच्छी सेंस ऑफ स्मेल होने की वजह से ये अपने शिकार को अच्छे से खोज लेते हैं और आसानी से खोज लेते हैं और पकड़ लेते हैं। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज, तो इसके अगर हम पंजों की बात करें तो बड़े बड़े होते हैं। दे हेल्प इट वॉक ऑन आइस, जिसकी मदद से ये आइस पर यानी कि बर्फ़ पे चलने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, जो इनके नाखून होते हैं ना, पंजों में नाखून, वो लॉन्ग होते हैं और कर्व्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये कर्व्ड होंगे, लंबे होंगे, नुकीले होंगे, शार्प होंगे, जिसकी वजह से जो ये बर्फ़ में आसानी से चल पाए। इट हैज़ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, इनकी स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है जो कि इन्हें इंसुलेटेड बना देती है ताकि बॉडी से हीट बाहर ना जा पाए। और कूल कोल्ड एंड कीप इट वार्म। ठीक है, फैट इंसुलेट द बॉडी फ्रॉम कोल्ड, ठंड से बचाएगी और ये अंदर से गर्म बने रहेंगे। इट हैज़ थिक लेयर ऑफ फर, दो थिक लेयर होती है फर की, दिस कीप वार्म एंड कोल्ड। ये जो दो लेयर होती हैं इनके ऊपर, इनकी त्वचा पे बालों की जो दो लेयर होती है वो इनको गर्म रखती हैं ठंडे मौसम में भी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से आप आसानी से एडेप्टेशन को यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक, यहाँ रहते हैं। Another well-known animal living in the polar region is the penguin। और दूसरा अच्छी तरीके से जिसको आप जानते हैं जो कि पोलर रीजन में रहता है वो है पेंगुइन। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु पेंगुइन। इट इज़ आल्सो वाइट एंड मर्ज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। ये भी श्वेत होता है, सफ़ेद होता है और आसानी से बर्फ़ की बैकग्राउंड में मिल जाता है, यानी कि वाइट बर्फ़ के बैकग्राउंड में आसानी से मिल जाता है। इट आल्सो हैज़ थिक स्किन एंड ए लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। तो इनकी स्किन भी मोटी होती है और जिस पे वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बर्फ़ से खुद को बचा पाते हैं। ठीक, You may have seen pictures of penguin huddled together। झुंड में देखा होगा आपने, पिक्चर देखी होंगी पेंगुइन की जिसमें ये झुंड में एक साथ रहते हैं। दिस दे डू टू कीप वार्म, स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं। ठीक है, रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन हॉल फुल ऑफ पीपल।
याद कीजिए जब आप किसी एक हॉल में हैं जो कि लोगों से खचाखच भरा हुआ है तो आप किस तरह का फील करते हैं, ठीक। तो उसी तरीके से ये भी झुंड में रहते हैं ताकि खुद को वार्म फील करें। लाइक पोलर बियर पेंगुइन आर आल्सो गुड स्विमर। पोलर बियर की तरह पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन्ड एंड देयर फीट हैव वेव मेकिंग देम गुड स्विमर। इनका शरीर धारा रेखित होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है, जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं, ठीक है। वेव होता है ना, जाल जैसा इनके पैरों में बना रहता है जिससे ये अच्छे तैराक हो जाते हैं, अच्छे स्विमर हो जाते हैं। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस। ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ आती हैं। मस्क ऑक्सेन, कस्तूरी मृग, रेंडियर, फॉक्सेस लोमड़ी, सील्स व्हेल्स, सील व्हेल एंड बर्ड्स, और अन्य कई प्रकार के पक्षी भी इसमें आते हैं। It is to be noted that whale fish can remain under cold water for long। नोट कीजिए कि यह जहाँ मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, बर्ड मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। They migrate to warmer region when winter set in। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियां आते ही अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्रों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं, ठीक है। गर्म क्षेत्रों की तरफ प्रवास के लिए चले जाते हैं, इसीलिए जो पक्षी होते हैं वहाँ जैसे सर्दियाँ आती हैं वहाँ से वो गर्म क्षेत्र की तरफ चले जाते हैं। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर। और जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं और ये वापस आ जाते हैं। You know probably that India is one of the destination of many of these world। You know probably आप अच्छे से जानते हैं कि इंडिया भी एक डेस्टिनेशन पॉइंट है जहाँ पर ये बर्ड आती हैं। You must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to place like भरतपुर in राजस्थान। और आपने अक्सर सुना भी होगा, आपने सुना ज़रूर होगा साइबेरियन क्रेन के बारे में, जो कि साइबेरिया से आते हैं हमारे यहाँ पे राजस्थान के भरतपुर में और सुल्तानपुर हरियाणा में। एंड सम wetland of नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों पर राजस्थान और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आ जाते हैं, ठीक है। तो देखें जी पहली क्या कह रही है। डज फिश एंड बटरफ्लाइज आल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड्स। क्या मछलियाँ और तितलियाँ भी पक्षियों की तरह प्रवास करती हैं। भाई अपने को बचाने के लिए तो करना पड़ेगा अडेप्टेशन। अगर वो अडेप्टेड हैं तो ठीक है, वरना बचाने के लिए तो वहाँ से मूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए डू यू नो को और देख लेते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं। सम माइग्रेटरी बर्ड ट्रेवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन एट होम। कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए
15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं अपने यहाँ की परिस्थितियों से बचने के लिए। जनरली दे फ्लाई हाई where the wind flow is helpful and the cold condition allow them to disperse the heat generated by their flight muscles। सामान्यतः ये अधिक ऊंचाई पे उड़ान भरते हैं जहाँ वायु का प्रवाह जो होता है वो उनके उड़ने में सहायक होता है। इस ऊंचाई की जो शीत की स्थितियाँ हैं वो जो इतनी ऊंचाई पर क्या होता है कि ये हीट भी डिस्पर्स करते हैं, जिसकी वजह से इनकी फ्लाइट मसल्स जो होती हैं, फ्लाइट मसल्स की वजह से इनमें हीट भी क्रिएट हो जाती है, हीट जनरेट हो जाती है फ्लाइट मसल्स की वजह से। What how these birds travel to the same place year after year is still a mystery। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते रहते हैं। यह एक रहस्य है, अभी तक मिस्ट्री बना हुआ है। It seems that these birds have a built-in sense of direction and know in which direction to travel and know which direction to travel। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में एक सेंस होता है डायरेक्शन का और ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। ठीक है। Some birds probably use landmarks to guide them। तो कुछ मार्गदर्शन के लिए कुछ जो होते हैं लैंडमार्क्स का उपयोग करते हैं कुछ पक्षी। Many birds may be guided by the sun during the day and stars at night। बहुत सारे बर्ड जो होते हैं दिन में सूर्य और रात्रि में तारों के मार्गदर्शन से मिलता है, उन्हें मार्गदर्शन मिलता है तारों से। There is some evidence that birds may use the magnetic field of the earth to find direction। इससे भी कुछ प्रमाण ये भी मिलते हैं कि पक्षी जो होते हैं वो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से भी डायरेक्शन को पता लगाते हैं, डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। ठीक है। इट इज़ नॉट ओनली बर्ड दैट माइग्रेट। केवल पक्षी ही माइग्रेट नहीं करते, मैमल्स, मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस, बहुत सारी पक्षियाँ, इंसेक्ट ये भी माइग्रेट कर जाते हैं सीजनल में। सम ऑफ सर्च इन ऑफ मोर हॉस्पिटेबल क्लाइमेट। ठीक है। अनुकूल परिस्थितियों की तलाश में ये भी माइग्रेट कर जाते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपके समझ में आया होगा। यदि आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।